हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपको पता है HR एनालिटिक्स पे अपन आ चुके हैं। 3 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। 5th यूनिट और 4th यूनिट की बात रह रही है। 5th यूनिट में तो ऑलमोस्ट आपका एक्सेल ही है ना, इसलिए उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है। 4th यूनिट के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको बहुत आसानी से अभी अपन आधे घंटे के अंदर क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कल के एग्जाम में। आप सबको जान करके खुशी होगी, आप सबको तो पता ही है, सभी एग्जाम देकर आ रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला जो अपना पेपर था उसके अंदर हमारे वापस से 10 आउट ऑफ 8 अप्रोक्स क्वेश्चन बैठ गए, यानी 70-80% हमारे क्वेश्चन बैठ रहे हैं। सबसे पहले टीम धन्यवाद, आप सभी धन्यवाद जो उस वीडियो को देख के गए और आप सभी का पेपर अच्छा गया। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जरूर बताया करें कि क्वेश्चन कितना रहता है, क्या रहता है। फीडबैक, आपके फीडबैक आने वाले आपके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अपना तो पेपर हो गया, लेकिन अगर आप अपने जूनियर्स का कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हम चाह रहे हैं कि आपको क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दे सके, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रह सके। MBA कर रहे हैं, UGC नेट भी आपका क्लियर करवा के ही माने। इसके लिए भी हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न के अंदर में लाने जा रहा हूँ UGC नेट के लिए। इससे पहले MBA 4 सेम का आपके साथ बिल्कुल जुड़ाव बना हुआ है। HR एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है। 4 यूनिट पर मैं आ चुका हूँ। डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है। डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला, मॉनिटरिंग इंपैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, ट्रैकिंग इंपैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन। ठीक है, अब ये बेसिकली एक ही टॉपिक है ना, उसका सब टॉपिक में लिखा है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सी क्या चीजें कहनी है और इसके बाद अपन इसको डिटेल में भी देख लेंगे। मॉनिटरिंग इज अ फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन असेसमेंट थ्रू अनलाइक आउटकम ऑफ इंपैक्ट इवोल्यूशन इट टेक्स प्लेस शॉर्टली आफ्टर द इंटरवेंशन हैज बिगन। Formative evolution throughout the course of an intervention, process evolution or midway through the intervention, mid-term evolution। अब ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बेसिकली समझ में कैसे आएगी? इतनी सिंपल सी बात लिख रखी है इन्होंने, इतना परेशान करके लिख देते हैं। जो हम ट्रेनिंग कराते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो हम ट्रेनिंग कराते हैं ना, इसका इम्पैक्ट चेक किया जाता है कंपनी में। क्या चेक किया जाता है? इम्पैक्ट चेक किया जाता है कि उस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट रहता है। अभी तक जो 2nd 3rd यूनिट अपन ने देखी थी उसका इम्पैक्ट चेक कर रहे थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसका इम्पैक्ट चेक कर रहे थे। सारी की सारी अपन चीजें उसका इम्पैक्ट चेक कंटिन्यूस फॉर्म में कर रहे थे। तो ये जब अपन इम्पैक्ट चेक करते हैं तो इसी को इंटरवेंशन कहते हैं, इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कंटिन्यू इंटरवल के ऊपर कंटिन्यू उसको ट्रैकिंग करना। मींस कि जो मिड में अपन करते हैं, मिड यानी एक फॉर्मल अप्रोच है, यानी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई फॉर्मेलिटी चल रही है, कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई वर्कशॉप चल रही है, कोई सेमिनार चल रही है, उसके मिड में उसका इंटरवेंशन करना, यानी कि उसको स्क्रीनिंग में रखना, उसको कंट्रोल रखना, उसमें कोई अप एंड डाउन ना हो और उसमें ऑन बेसिस पे देखना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आर्मी में रनिंग चल रही है, आर्मी में आपका सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया और आर्मी में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो क्या वो जब आप दौड़ लगा चुके होंगे, आप अपनी टास्क कर चुके होंगे, तब आपका आर्मी का इंस्पेक्टर बोलेगा कि आपने भैया 3 मिनट की दौड़ थी, 4 मिनट में कंप्लीट करी, बहुत ज्यादा समय ले लिया, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के अंदर रनिंग में डिसाइड होता है विनर, तो आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया। क्या वो ऐसे बोलेगा? वो जब आप दौड़ रहे होंगे, जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे टास्क, तभी आपको बोलेगा भैया तेज दौड़, फास्ट रन, तो रन फास्ट। तो क्यों? क्योंकि वो ऑन द वे कंट्रोल कर रहा है आपको, उसी समय अब बिगिन कर रहा है। वरना अगर आपको आफ्टर किया जाता है तो आप बार बार वही गलती रिपीट करोगे। यहीं पे भी मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन के अंदर यही होता है। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या हमको इसके अंदर जो आपके बुकिश नॉलेज है इसमें लिखा हुआ है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तब मॉनिटरिंग करके इंटरवेंशन किया जाता है, जिसको बेसिकली कंट्रोल बोला जाता था। मैनेजमेंट का एक फंक्शन हुआ जाता था। ये HR एनालिटिक्स का पार्ट कैसे हुआ? क्योंकि HR एनालिटिक्स वाला बोल रहा है कि सर ये मिडवे में आपका प्रोसेस में प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, आपको और जोर लगवाना है बंदों से, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। ये सेल्स टीम को वो रिपोर्ट दे रहा है और यही ट्रैकिंग कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें कितनी अच्छी थ्योरी लिख रखी है, आप देख ही चुके हो और समझ तो आ ही चुकी है। आगे मैं बढ़ता हूं। मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। अब देखो,
एचआर का जो पार्ट रहता है वो केवल मोटिवेट करना थ्रू आउट द मनी नहीं होता, बाकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना एचआर का एक काम होता है। यदि आप बीइंग एचआर मैनेजर जॉब ढूंढ रहे हो तो याद रखिएगा आपको मतलब बहुत सारे हाथ होने चाहिए आपके। मैं भी एक एचआर मेंबर की जॉब करी थी, मैंने एचआर मैनेजर की तो नहीं करी थी, उसके बाद मैंने करियर मेरा एजुकेशन में शिफ्ट करा। लेकिन जब करा तो चीजें देखी मैंने कि बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने होते हैं, जिसमें न केवल उनका सैलरी वेजेस बनाना बल्कि उनके स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट का भी काम होता है। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस हर किसी को होता है, सर बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। तो बेसिकली स्ट्रेस का बुकिश मतलब क्या है? स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, अनएबल टू कॉप विद मेंटल इमोशनल प्रेशर। अब स्ट्रेस की बुकिश नॉलेज तो ये है, इसको लेमन में अगर बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि स्ट्रेस इज नॉट मेंटली फिट पर्सन। जो मेंटली फिट नहीं है वो स्ट्रेस में है। अब वो मेंटली फिट तो पागल भी हो जाता है सर, है ना, बिल्कुल साइको भी हो जाता है, तो क्या आप उसको भी स्ट्रेस में बोलेंगे? जी मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी स्ट्रेस में है। ठीक है, तो स्ट्रेस की उस डिफरेंट स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड। जो बिल्कुल एकदम पागल हो गए हैं, जिनका पूरा दिक्कत है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो स्ट्रेस के फोर्थ लेवल में। स्ट्रेस इज बेसिकली इमोशनल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट नहीं है, मेंटल स्टेट है। स्ट्रेस इज बेसिकली इमोशनल स्टेज और मेंटल स्टेज। वी कैन नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटी, आवर रोल, आवर टास्क विथ 100% एक्यूरेसी, विथ 100% एक्यूरेसी। केवल इतनी सी लाइन लिखनी है, बताओ। और कारण क्या क्या होते हैं स्ट्रेस के? सर बहुत सारे कारण है। आजकल की तारीख में तो बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता तो स्ट्रेस का कारण बन जाता है, एग्जाम में 2% कम आते हैं तो स्ट्रेस का कारण बन जाता है, जॉब नहीं लगती तो स्ट्रेस का कारण बन जाता है, दोस्तों की जॉब लग जाती है तो ज्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ब्रूचुअल ट्रुथ है, कड़वा सत्य है, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट हैविंग इनफ टाइम, किसी के लिए पास समय नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं पर समय भी किसी के पास नहीं। कितने बड़ा, आज मेरा एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि ऐसा हो गया है जीवन में कि पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, मतलब काम भी पूरे दिन कर रहे हैं और फिर पैसा बच भी नहीं रहा। तो नॉट हैविंग इनफ टाइम, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टेकिंग टू मच, यानी कि हम ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। मीन्स कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई एक सड़क पे एक व्यक्ति मिला, उसने आपको तेज बाइक आपसे ले गया और आपको कुछ अपशब्द बोल के चला गया, कोई गाली गलौज करके चला गया और वो चला गया। आप उसको जानते भी नहीं आप उसको जीवन में कभी फिर से मिलने वाले, लेकिन पूरे दिन आपके माइंड के अंदर क्या रहेगा कि यार वो बोल गया था, उसको सबक सिखाना, उसको कुछ करना, लेट इट बी, जाने दो, क्योंकि वो पलट के नहीं आने वाला और हम ना उसका कुछ कर सकते क्योंकि वो समय भी पास्ट में जा चुका है। तो टेकिंग टू मच, हम ज्यादा ही प्रेशर लेते हैं, एग्जाम का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, ये यूट्यूब सर, ये सा वैसा, अब कैसे करेंगे, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट, अरे देखो कितना एचआर एनालिटिक्स अपन ने, कितना अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चे इतने प्रेशर में थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बच्चे एचआर एनालिटिक्स को लेकर इतने प्रेशर में क्यों है, कि क्या ऐसी तौब है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है यार, एकदम ज्यादा नहीं सोचने का, केवल कर्म करते जाओ, केवल एक्शन पे बिलीव रखो। रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, केवल हमको किस पे बिलीव रखना है? एक्शन पे। तो नॉट टू टेकिंग, हाँ सीरियस होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि ठीक है भैया एग्जाम हो जाएगा, सीरियस होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं, चिंतन करना जरूरी है, चिंता नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस, झगड़े हो जाते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट थिंग दे आर, कभी कभी हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे मैं बहुत सारी चीजें मानता हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट ड्राइवर, मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता आज भी, मतलब मुझे लगता है कि अभी काफी इसमें ट्रेनिंग कहीं करनी बाकी है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं अच्छे से नहीं कर सकता, ठीक है, मैं वो बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि हम वो चीज अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि हमें सब्जेक्ट अच्छे से आता नहीं है। जब वो मानेगा तब वो दूसरी चीज पढ़ने की कोशिश करेगा, तब वो सीखने की कोशिश करेगा। जब वो मानेगा ही नहीं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, सोचने लग जाता है। ठीक है, फेलियर टू टेक टाइम आउट, डर, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का प्रॉम्प्ट रीजन है कि लोग डरते हैं गलतियां करने से, सीखने से, फेल हो जाने से। मैं कह रहा हूं कभी भी फेल होने से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों फेल होने से डरने की जरूरत नहीं? क्योंकि आप फेल हो गए तो एक के पास रीजन है कि यू ट्राई, आपने ट्राई किया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में। अब्दुल कलाम जब भी फेल हुए हैं,
नरेंद्र मोदी साहब भी फेल हुए हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो फेल्ड हुए हैं उनकी लाइफ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में फेल हुए हैं। आप उनकी अगर बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट एस्पेक्ट में वो फेल हुए। अब्राहम लिंकन फेल्ड हुए। अब्राहम लिंकन का तो आप पूरा जीवन पढ़ोगे तो जीवन के 40 ईयर्स तक वो फेल्ड ही रहे थे। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किया वो डूब गया, कई लोकल चुनाव लड़े वो हार गए, कभी कहाँ गए वहाँ नुकसान हो गया। एक टाइम आया कि वो राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के सबसे पावरफुल कंट्री के। ठीक है, तो डिपेंड आप कहाँ के लिए सूटेबल है, लेकिन फेल्यूर से मत डरे। ट्राई 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 ट्राई, कोई बात नहीं, हारना जीतना सब भगवान के हाथ में, अपन को ट्राई करना नहीं रुकना चाहिए। नॉन वर्क रिलेटेड इशू, कभी कभी हम उन बातों के लिए भी स्ट्रेस में होते हैं जो बातों का वर्क से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, में हेल्थ इशू हो गए, या आपके पड़ोसियों के बीच में कोई झगड़ा हो गया उसके लिए आप स्ट्रेस में हैं, फेसबुक व्हाट्सएप का इशू हो गया। आजकल तो मैंने देखा कि बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं बढ़े, इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं आए तो स्ट्रेस में आ जाता है। अरे रील पे केवल 500 व्यू, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, आपने लाइक करा नहीं करा मेरे वीडियो को, ठीक है, मेरे अंदर कोई नॉलेज है, मेरे अंदर छोटा सा एड ऑन नॉलेज है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए, इससे मुझे खुशी मिलती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट फॉर मनी, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। क्योंकि अगर मनी के लिए कर रहे होते हैं तो ये कोर्स बना के बेचना ज्यादा मजेदार है, किस्सा कहलाता कि कोर्स बनाते हैं, इसको सेल करते हैं, पहले प्रमोशनल वीडियो लगाते हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा मनी एस्पेक्ट हो जाता है, यूट्यूब से थोड़ी इनकम हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ईच एंड कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर भी अपन नॉन वर्क रिलेटेड इशू पे स्ट्रेस करते हैं। चलिए थोड़ी सी अदर थिंग भी बात करें, ये स्ट्रेस के बेसिक रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, आप लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा टॉपिक मिल जाएगा आपको जिसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये स्ट्रेस लेवल्स, अच्छा इसके फॉन्ट चेंज नहीं हुए, स्ट्रेस लेवल के अंदर क्या चेक कर रहा है आपने, स्ट्रेस लेवल कैसे चेक करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए 5 PSS स्केल आती है, प्रिसीव्ड स्ट्रेस स्केल, आई होप ये दिख रहा होगा, प्रिसीव्ड स्ट्रेस स्केल, इसको PSS स्केल बोलते हैं, मैं भी PSS स्केल ही बोलता था, तो इस स्केल में S जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रिसीव्ड स्ट्रेस स्केल ये पहले से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर आपको दे दिया जाता है, इस क्वेश्चन आर में आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको उनको रेटिंग देनी होती है ना, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस लेवल चेक कर लिया जाता है। सपोज ये क्वेश्चन है, अपसेट बिकॉज समथिंग हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, ऐसी कुछ से आप दुखी हैं जो एकदम से हो गया, ठीक है, अनेबल टू कंट्रोल द इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंपॉर्टेंट थिंग के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी, आज की इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, पहले शायद नर्वस यानी कि बहुत से बच्चों में मैंने नर्वसनेस की प्रॉब्लम देखी है कि मेरे सामने अच्छे से बोल लेंगे, घर में अच्छे से बोल लेंगे, लेकिन जैसे ही 15 जनों के सामने मैं उनको खड़ा करूंगा ना तो एकदम शाय हो जाएंगे। लड़के भी एकदम से ही हो जाएंगे, सर बताइए। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है, ये भी एक उनका कॉन्शियसनेस है, इसको अपन बोल के ही दूर कर देते। चाणक्य के सामने कहा था, जिस चीज से डर लगता है उसके ऊपर सबसे पहले आक्रमण करो और उस पर विजय प्राप्त करो, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डराता है सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को उठाओ, जो टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है सबसे पहले उसी टॉपिक को उठाओ, इजी हो जाएगी लाइफ, ठीक है। फील कॉन्फिडेंट, ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है, इस पे आपको यहाँ पर आपका स्कोर दे दिया जाएगा और यहाँ पे मीन लिखा हुआ है, मीन समझते हैं ना आप, एवरेज स्कोर दिया जाएगा। मीन्स क्या, आपका एक क्वेश्चन की सीरीज, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मीन्स बेसिकली अगर आपके हेल्थ इशू चेक करना है, हेल्थ का चेक करना है या इंपॉर्टेंट लाइफ का चेक करना है, तो उसमें आपकी इंपॉर्टेंट लाइन में इंस्टाग्राम डाल दिया, फेसबुक रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया, फैमिली रिलेटेड डाल दिया, मनी रिलेटेड डाल दिया, ऐसे क्लस्टर बना दिया गया। फिर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया गया और फिर आपको बता दिया गया कि सर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मतलब डेविएशन इतना हो रहा है, मीन इतना हो रहा है और इसका टोटल ये रहा, और तो आप ज्यादा हाईली स्ट्रेस में, लो स्ट्रेस में, विदाउट स्ट्रेस में या फुल स्ट्रेस में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये बेसिकली साइकोलॉजी वाला बंदा करता है। डॉक्टर्स हो गए आजकल तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत से लोग स्कूल में प्रोग्राम चला रहे हैं। अरे
पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो स्ट्रेस का नाम ही नहीं होता था। घर पे आते थे, दादा दादी के साथ खेलते थे, चाचा चाचे थप्पड़ मारते थे, ठीक है, भाई बहनों के साथ घूमने जाते थे, तो स्ट्रेस बनता ही नहीं था। आजकल सब अकेले रहते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं, पैसा भी नहीं, समय भी नहीं, तो क्या होता है, हम हमारी बातें शेयर नहीं कर पाते। शेयर करने के लिए फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फिर वहां पे झगड़े हो रहे हैं, कौन किसको कमेंट कर रहा है, हम इसको जान नहीं रहे, फिर भी हम अन्ना शराब वहां पे कमेंट चल रहे हैं, लाइक चल रहे हैं, और स्ट्रेस अपन को लग रहा है कि वहां पे हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन वहां पे स्ट्रेस बढ़ रहा होता है। तो दैट इज द प्रोमिनेंट रीजन। ये अपने टॉपिक में नहीं है, कोर्स में नहीं, मतलब ऐसी बातें नहीं है, लेकिन ये मैं आपको पॉइंट बता दी। मेन जो आपको एग्जाम में लिखना है वो प्रिसीव्ड स्ट्रेस स्केल, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट स्ट्रेस के ऊपर, इवैल्यूएटिंग। और आप मुझे बताइएगा कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से मिलता हूं, और जब भी ऑनलाइन तो ज्यादा मिलता हूं, ऑफलाइन कम मिल पाता हूं, तब भी मैं ऑनलाइन बच्चों से मिलता हूं, कुछ 2-3 उनके इश्यू रहते हैं, इसलिए मैं आज ये बात निकली तो बात बता रहा हूं कि सर एक तो उनके अंदर स्ट्रेस, फियर ऑफ फेल्यूर, ये मतलब कि डर जाना कि सर हम ये कैसे कर पाएंगे, जब मैं कर सकता हूं, जब मेरा जैसा विद्यार्थी कर सकता है, जो क्लास में बैक बेंचर हुआ करता था, जो शाय नेचर का हुआ करता था, जो पढ़ा सक रहा है आज और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा सक रहे हैं, तो मेरे से आप बहुत ज्यादा प्रतिभावान है, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी है। आप केवल पॉजिटिव मैनर में जब उसको लगाना सीख जाओगे तो मेरे से तो काफी आगे पहुंच जाओगे, और उसमें सबसे पहले खुशी मुझे होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएटिंग वैल्यू चेंज। अब ये वैल्यू चेंज क्या है? बुक के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है, नेट पे जाओगे कुछ अलग मिलेगा, एक्चुअल मतलब कुछ और है। अब यहाँ पर समझना इस टॉपिक को, ठीक है, जो जिन्होंने नोट्स बनाया, जिन्होंने पढ़ाया, उनमें को भी एक बार ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी। ये लिखा है यहाँ पर दोस्तों, क्या लिखा है? ये लिखा है इवैल्यूएटिंग वैल्यू चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज इवैल्यूएट करना है, यानी कि सबसे पहले तो चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब मैंने बताया था ना, डीफ्रीज, अनफ्रीज और फ्रीज। डीफ्रीज, इंप्लीमेंट, चेंज एंड फ्रीज, ये 3 स्टेप मैंने पहले बहुत पहले किसी सब्जेक्ट में बताई थी। लेकिन चेंज का मतलब है कि कुछ भी हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट चेंज करा, टाइमिंग चेंज करा, कुछ भी चेंज करा, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट चेंज करा, वर्क लिमिट चेंज करी, कुछ भी एम्प्लॉय रिलेटेड हमने कोई भी एक्टिविटी चेंज करी जिससे एम्प्लॉय का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा हो, वो चेंज कहलाया। यहाँ पर अब उस चेंज की क्या वैल्यू रही, मींस के उसका क्या इंपैक्ट रहा मनी वाइज, इसको बोलते हैं मॉनेटरी इंपैक्ट। क्या रहा, इसको बोलते हैं वैल्यू चेंज। समझ में आया? द कॉस्ट और द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट about the change, or after the change समथिंग डिक्रीज और समथिंग इंक्रीज, कुछ तो बड़ा होगा और कुछ कम हुआ होगा, इसी को ही वैल्यू चेंज बोलते हैं। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको वैल्यूएट चेंज करना है ना अगर चेक, तो सबसे पहले अपने विजन डिसाइड करो, उसके बाद वो चेंज करने की कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, वो डिसाइड करो, और प्रोबेबिलिटी कितनी है उस सक्सेस की, वो डिसाइड करो। आइडेंटिफाई पीपल फैक्टर डिसाइड करो, और इवैल्यूएट करो, टाइम चेंज कर दो, और फिर एस्टिमेट करो कि कितना उसका एक्चुअल इंपैक्ट आया। अब इसको एक क्रिकेट के एग्जांपल से समझाऊं। काफी लंबे समय से सौरव गांगुली और सचिन जी ओपनिंग पे जाते थे, दोनों ओपनिंग पे जाते थे, लेकिन फिर सहवाग जी आए, सहवाग ने कहा कि अब मैं ओपनिंग पे जाऊंगा, तो चेंज करना था। चेंज करने से क्या हुआ, पहले विजन डिसाइड हुआ, फिर रिस्क एनालिसिस हुए, चल पाएगी नहीं चल पाएगी, आगे जाने वाला फ्यूचर क्या है, क्या हमको ये चेंज अडॉप्ट करना है। तो जब ये चेंज अडॉप्ट किया गया और फिर सक्सेसफुल हुआ, तो कंपेयर करा जाएगा कि पहले का फेयर और ये वाला फेयर फैक्टर, ये वाली कंपैरिजन बेस्ट जोड़ी को कैसी है, तो ये सारे इवैल्यूएशन का टाइम और फिर उसका रिजल्ट लिया जाता है। दैट इज वैल्यू चेंज, दैट इज इवैल्यूएटिंग द वैल्यू चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पार्टिसिपेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पार्टिसिपेंट और रिस्पॉन्सिबल एविडेंस का मतलब यह है कि जो हमने चेंज किया है, ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल एविडेंस बेस्ड है, क्या लिखा है इसके अंदर, टॉपिक फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पार्टिसिपेंट्स, फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब टॉपिक अलग वे में जाता है, एचआर एनालिटिक्स में बुक अलग वे में जाती है और एक्चुअल मतलब अलग है।
ठीक, इसके अंदर क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने 5 लाख रुपए से कोई बिजनेस शुरू करा। अब यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पर एम्प्लॉय के इन्वेस्टमेंट की बात है कि आपने उसको कुछ ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया, आपने उसका रिक्रूटमेंट करा, आपने उसको कुछ सैलरी दी, तो कंपनी को कुछ कॉस्ट लग रही होगी, उस कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट की बात करी गई। और बुक के अंदर वो मनी वाला इन्वेस्टमेंट लिखा है कि ब्याज बट्टे पे अपन ने पैसा लगाया और उसका इन्वेस्टमेंट, वो नहीं ध्यान रखना, बात ध्यान से सुनना। कौन सा इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट करा, उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, उसकी कॉस्ट में, उसके इन्वेस्टमेंट की थ्योरी के ऊपर बात करी है कि उसको एविडेंस बेस्ड कौन कौन सी चीजें करी जाती है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि हमको वो करना क्यों है इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें किसी नए बंदे को रिक्रूट क्यों करना है। सेकंड, इंटरवेंशन, कि उसको प्रॉब्लम को अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन, कौन कौन से मेथड है, क्या हम टेक्नोलॉजी आउटकम कर सकते हैं, और ये आउटकम, अब ये एक बार मैं पॉइंट बता रहा हूं, फिर सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। टाइम फ्रेम, कितने टाइम में हो जाएगा, और टाइप ऑफ स्टडी, स्टडी विल बाय द यूजिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट, कौन सी स्टडी यूज करी, और सेटिंग द इंटरवेंशन इंटरेस्ट टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब अगला चल देते हैं। तो अब मैं बिल्कुल आपको सामान्य शब्दों में बता देता हूं कि जो इंटरवेंशन है, जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, उसके अंदर सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हमको कितने नंबर ऑफ एचआर की जरूरत होगी, और उन जरूरत होने से उसको कितना इंपैक्ट आने वाला है, उस इंपैक्ट आने वाले से हमारी क्या कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट का क्या प्रोबेबल रिजल्ट होगा, और उस रिजल्ट में जो एचआर में के बंदे हमने रिक्रूट करे हैं उनका भी बेनिफिट जुड़ जाए, तभी तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ पे रिटेन करके रहेंगे। दैट इज द आउटकम। और कंपैरिजन किया गया कि या तो हम टेक्नोलॉजी चेंज कर दें या हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय बदल दें। ऐसा ही होगा ना, मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे 10 पेज में टाइप करता हूँ, तो या तो एक कंप्यूटर रख लूँ या हैंड रिटन नोट्स बनाने वाला रख लूँ, दोनों के अंदर कौन सी मेरे को डिलीवरी देगा, टाइम कंपैरिजन होगा। इंटरवेंशन यानी कि उस प्रॉब्लम के बारे में सुलझाना, सोचना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, समझ में आ रहा है ना, तो बता देना, एक बार मैसेज करके बता देना, सर समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बता देना। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या थोड़ा सा बुकिश अलग जा रहा है, थोड़ा सा एक्चुअल मीनिंग अलग है, और जो उन पे वेबसाइट पर नोट्स भी मिल रहे हैं तो वो अलग फ्रेम में ले जा रहे हैं। इसलिए आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो हम कहाँ खड़े, हम क्या फाइनेंस के सब्जेक्ट में खड़े, नहीं, हम एचआर एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में खड़े। जब हम एचआर एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में खड़े होंगे तो एचआर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एज ए रिसोर्स, तो रिसोर्स एज ए इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। तो बुकिश अलग है, फिर बता रहा हूं, और एक्चुअल मीनिंग अलग है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की, उसकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उसकी वैल्यू चेंज की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेडिटेशन प्रोसेस, ठीक है, मेडिटेशन क्या प्रोसेस होती है। मेडिटेशन प्रोसेस का मतलब, अब यहाँ पर मेडिटेशन ही बोल लो, इसको मेडिटेशन बोल लो, ये वो मेडिटेशन वाली प्रोसेस नहीं है। ये मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर ऐसा है, अब वो मैं भी वही समझा था जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस देखा, तो मैंने कहा मेडिटेशन प्रोसेस, फिर मैंने कहा नहीं, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए कि मेडिटेशन ये अलग है, मेडिटेशन। अब ये क्या है मेडिटेशन, है ना, तो इसमें क्या है कि जब एचआर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, तो पीसफुल जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मेथड है ये। मींस द मेडिटेशन इज आल्सो टर्म इन द डायरेक्टिव मेडिटेशन, which the mediators formal recommendation to dispute parties help them with the most accurate outcome with the resolve of the dispute through the type of alternative resolution process. Means मीडिएटर की प्रोसेस है। तो मेडिटेशन, इसका मेडिटेशन पहले मेरे को समझ में आ रहा था, फिर मैंने इसको फिर पढ़ा मेडिटेशन, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, कभी कभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपन चल रहे होते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी देना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना मेरा रूल है, मेरे उसूल हैं। कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक केवल और केवल क्वालिटी कंटेंट ही पहुंचाऊं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आए। वो मेडिटेशन का जो प्रोसेस इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर 6 स्टेप लिखी है। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर थर्ड क्या होगा, पार्टी को बुलाना, फिर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, फिर बार्गेनिंग, और 6 रिएक्शन। अब मैं देखो समझा देता हूँ, बहुत है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं। आर्बिट्रेशन यानी कि चौधराहट करने वाला व्यक्ति, जो एक्सपर्ट आया, 2 व्यक्तियों को बैठाया, जिसको प्रॉब्लम है, दोनों
पार्टी जिनको प्रॉब्लम है, अभी आर्बिट्रेशन का ऐसा जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट के साथ हो, दो पर्सन या कंपनी के एक्स एंड वाई, मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू, इन दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों को बैठाया, दोनों को प्रॉब्लम पूछी, दोनों के इंफॉर्मेशन ली, दोनों के प्रपोज्ड करे सॉल्यूशन, फिर उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यही 6 प्रोसेस है। देखो, पहले इंट्रोडक्शन करा यानी दोनों को बुलाया, फिर स्टेटमेंट करी, प्रॉब्लम बताई, फिर तीसरा इंफॉर्मेशन ली, चौथा आइडेंटिफाई करा उसके अल्टरनेटिव, पांचवा बार्गेनिंग करा यानी चूज करा बेस्ट अल्टरनेटिव, और छठा इंप्लीमेंट कर दिया। देखो कितना सिंपल है, कहां मुश्किल आ रही है समझने में मेडिटेशन प्रोसेस को। मॉडरेशन एंड इंटरवेंशन एनालिसिस। अब मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर बेसिकली अ ट्रेनर, अ काइंड ऑफ ट्रेनर, और बेसिकली अ काइंड ऑफ कंट्रोलर। इसको मॉडरेटर एनालिसिस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल डिपेंडेंट इज मॉडरेट बाय द वैल्यू ऑफ द थर्ड वेरिएबल। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि इसमें होता तो मॉडरेशन का मतलब कि एज अ बेसिकली मॉडरेटर एंड लाइक ए ट्रेनर, बट यहाँ पर मॉडरेशन एनालिसिस, इंटरवेंशन एनालिसिस का डिफरेंट मतलब है। द मॉडरेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोल्स ऑफ द टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन सो दैट द एग्जांपल व्हेन द x एंड y इंटरेक्ट विद द एफर्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द वेरिएबल y, take the no real substance of the y x y z, they are the both are considered predictor variables। तो ठीक है, आइए जल्दी से मॉडरेशन एनालिसिस समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये मिस्टर पिंटू है, ठीक। मॉडरेशन एनालिसिस समझाना हूं, यहां पर तो अलग मतलब है एचआर एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में, अगर यही मैं फाइनेंस में पढ़ा रहा होता तो अलग मतलब होता, ठीक है। ये मिस्टर पिंटू है, इनके दो हैं, दो फैक्टर है। फैक्टर ए ये कह रहा है, इनकी एक फैक्टर है फैमिली, है ना, कास्ट, सोसाइटी, इनकी एटीट्यूड, ये इनके एक फैक्टर है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इनका दूसरा फैक्टर है इनकी वर्किंग कंडीशन, ये इनके दूसरे फैक्टर। वर्किंग कंडीशन में आ गया ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है, बॉस, ठीक है, सारी चीजें आ गई, ऑफिस प्रीमाइसेस आ गया, बॉस आ गया, वर्किंग आवर हो गई, सैलरी स्ट्रक्चर हो गई, ये सारी की सारी वर्किंग कंडीशन हो गई। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ए और बी मिलके क्या बनाते हैं? सी फैक्टर को बनाते हैं, और सी फैक्टर है आपका आउटपुट, यानी कि मिस्टर पिंटू साहब का प्रोडक्शन। अब जब हम मॉडरेटर एनालिसिस कर रहे होते हैं तब हम चेक करते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल, व्हेन वी से द x and y interaction with the effect of the outcome variable y, there is no real distinction between the x of the role that were they both are considered predictor variables। यानी कि हम इन दोनों वेरिएबल्स को मॉडरेटर बोला गया है, मतलब ये दोनों वेरिएबल डिसाइड करते हैं आउटकम, यानी कि, और इनको प्रेडिक्टर एनालिसिस बोलते हैं, इसको ही इंटरवेंशन एनालिसिस बोला गया है। यहाँ पर मींस के दो डिफरेंट वेरिएबल जब तीसरे वेरिएबल के ऊपर कुछ इंपैक्ट कर रहे होते हैं तो वो मॉडरेशन एनालिसिस कहलाता है, ऐसा इसमें लिखा है, आप ये समझ लेना, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। क्या लिखा है? व्हेन वी से x and z, यहाँ पर लिखो मॉडरेटर डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोल्स ऑफ द टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व विद द इंटरेक्शन। दोनों इंटरेक्ट होते हैं ना, फैमिली में इंटरेक्ट हुआ और आपकी जॉब वर्किंग कंडीशन इंटरेक्ट हुई, तब जाके आउटपुट का निर्माण हुआ, तब जाके उसका आउटपुट हुआ, क्योंकि एक सिंगल आउटपुट से ही केवल उसके वर्किंग कंडीशन से आउटपुट नहीं बना, उसका एटीट्यूड, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसका मोटिवेशन लेवल, उसका फैमिली लेवल, सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल मिलकर उसका आउटपुट बना। दैट इज मॉडरेशन और इंटरेक्शन एनालिसिस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि 8 मिनट के अंदर अपन ने यूनिट कंप्लीट करी है, बहुत फास्ट बढ़ ले। थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात करी, कहीं स्ट्रेस लेवल कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और 5th यूनिट भी बनवानी है नहीं बनवानी अभी बता दो, देखो क्योंकि समय आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।